हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी जो क्लास है ये हमारा जो आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का असाइनमेंट मिला था, ठीक है, उससे कॉरस्पॉन्डिंग जो आपको आपको बोला गया था डाउट भेजने के लिए, आपने डाउट भेजा ये उसी कॉरस्पॉन्डिंग ये लेक्चर है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आप लोग डाउट भेजे थे वो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ, है ना, देखते हैं, सॉल्व कर लेते हैं और उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होगा। देखो, क्वेश्चन करने का मीनिंग ये होता है कि कभी भी क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन कंसिडर मत किया करो। एक क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मतलब कि उस कॉन्सेप्ट से जो भी क्वेश्चन होगा उस पर हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब भी हम जो करेंगे ये कोई आंसर मिलाने या इस चीज़ के लिए नहीं करेंगे, उससे रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट होगा, है ना, उससे रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट होगा वो सारा का सारा चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो मेरे पास ये असाइनमेंट का ये फाइल है, हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, ठीक है ना। पहला सबका डाउट था, है ना, 11 नंबर डाउट था, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट भी जाएंगे। देखो 11 नंबर में क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ऐसा कुछ सिस्टम बना हुआ है, ऐसा कुछ सिस्टम बना हुआ है, तुम्हारे पास एक पुल्ली बना हुआ है, पुल्ली से एक स्प्रिंग ऐसा लगा हुआ है और ये वाला यहाँ पे एक मास है, ठीक है, यहाँ पे एक मास है, मास कितना है, m है, और यहाँ पे एक मास है a। क्या क्वेश्चन बोला है कि इसको बॉल ए को रिलीज किया गया, कहाँ से, रेस्ट है, रेस्ट से रिलीज करके अभी ये नॉर्मल पोजीशन में है, स्प्रिंग क्या है इसका बोला है नॉर्मल पोजीशन में है। तो इस बॉल को जब रिलीज करेंगे तो पूछा गया है कि कितना वैल्यू होगा किसका, मास का, फॉर द ब्लॉक बी ऑफ मास m टू लीव द कॉन्टेक्ट ग्राउंड। हाँ, बोला क्या कि कितना वैल्यू होगा इस मास का, ताकि एक का कितना मास होगा ताकि ये वाला क्या हो, ग्राउंड को छोड़ दे, ठीक है। देखो जितना भी प्रॉब्लम है ना, उस प्रॉब्लम में तुमको हम बार बार बोल रहे हैं एक ही काम करना, सारे प्रॉब्लम में क्या करना, जितना भी एनएलएम का क्वेश्चन होगा तुम्हारा, सबसे कुछ नहीं समझ में आए ना तो उसका एबीडी बनाओ, कुछ समझ में नहीं आया तो उसका एबीडी बनाओ, एबीडी बनाएगा तुम्हारा 90% केस वहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। जो तुमको प्रॉब्लम से समझ में आता है उसका फिगर बना के उसका एबीडी बनाओ, ठीक है। जैसे यहाँ देखो हमें समझ में कुछ नहीं आ रहा है तो हम क्या किए कि यहाँ से नीचे से देखे कि मास दिखा तो नीचे mg लगा दिए, ठीक है। यहाँ क्या लगेगा, फिर से ऊपर में क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। अब अभी ये क्या है, अभी ये पोजीशन है, मतलब कि अभी बॉल को रिलीज नहीं किए तो ये नॉर्मल पोजीशन में है, स्प्रिंग फोर्स अभी नहीं आएगा, स्प्रिंग फोर्स अभी नहीं आएगा। अब स्प्रिंग फोर्स नहीं आएगा, अब इसको रिलीज किए तो क्या होगा, ये वाला मास नीचे की तरफ आएगा। अगर नीचे में आएगा, सपोज करो कि ये वाला मास क्या आया, नीचे कितना आया, x आया, ये हमारा न्यू पोजीशन है हमारे पास, ठीक है, ये हमारा क्या है, न्यू पोजीशन है। तो ये x आएगा तो इस स्प्रिंग में कितना एलोंगेशन होगा, x होगा। अगर इसका हम k मान लेते हैं, इसका वैल्यू, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट क्या मान लेते हैं, k मान लेते हैं, तो इस स्प्रिंग में एलोंगेशन कितना आया, x आया, मतलब फोर्स कितना आएगा इसमें, kx आएगा, ठीक है। फोर्स कैसा लगेगा, इसमें एलोंगेट हो रहा है तो क्या होगा, ऐसे इसमें kx लगेगा, ठीक है, इधर में क्या लगेगा, ये वाला kx लगेगा, है ना। तो फिर से देखते हैं हम क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमम एलोंगेशन होगा इस स्प्रिंग में, और एलोंगेशन मैक्सिमम जब हो जाएगा तो उसके बाद क्या करेगा, फिर अगर मास अगर फर्दर नीचे जा रहा है इसका मतलब क्या करेगा, इसको जस्ट लिफ्ट कर लेगा, है ना। तो जब लिफ्ट करेगा ना तो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। जब बॉडी चला गया हवा में तो इसका नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अगर नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू अगर 0 हो गया तो उस समय अगर इसका एबीडी देखेंगे तो हमें ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स दिखेगा, kx दिखेगा, नीचे क्या दिखेगा, mg दिखेगा। तो ऊपर लगा हमारे पास kx, नीचे क्या दिखा हमारा mg। समझ में आया कि बात क्या बोल रहे हैं, नीचे में mg लगा, ऊपर में क्या लगा, kx लगा, कब, जब ये ग्राउंड सरफेस को छोड़ दिया, ठीक है, ग्राउंड सरफेस को क्या कर दिया, छोड़ दिया, है ना। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन बना। देखो ये जो क्वेश्चन एक्चुअली है ना, ये वर्क एनर्जी पावर का क्वेश्चन था, लेकिन इसमें डाला हुआ था क्योंकि इसमें क्या आता है, एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता है। एनर्जी का कॉन्सेप्ट आने का मतलब हुआ कि हमें पता होना चाहिए कि स्प्रिंग में एनर्जी कितना होता है। बट एक बात है कि ये इसका जो एनर्जी जो घटेगा, जो एनर्जी इसका घटा, कौन सा एनर्जी घटेगा, इसका एनर्जी कौन सा घटेगा, मान लो इसका मास स्मॉल m है, सपोज इसका मास क्या है, स्मॉल m, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, जो तुमको पता होगा कितना होता है, mgh होता है, बता दे रहे हैं, क्वेश्चन आ गया तो बता दे रहे हैं, है ना। स्प्रिंग का एनर्जी अभी मान लो, अभी तुमको हम
बोल रहे हैं कि बस याद रखो इसको कि स्प्रिंग जो का एनर्जी जो होता है, स्प्रिंग का जो पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, है ना, ये होता है हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, मान लेते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करना इसलिए बोल रहे हैं। तो इस मास का ये मास गया नीचे, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना घटा, एम जी इंटू क्या एक्स, कितना घटा, एम जी इंटू क्या घटा एक्स, और जितना ही इसका घटा उतना ही इसका क्या होगा, बढ़ा, क्योंकि ये एलोंगेट होगा तो इसमें एनर्जी क्या होगा, स्टोर होगा, ठीक है ना, ये इतना एनर्जी स्टोर होता है। ये कितना होगा, ये वाला हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये दोनों इक्वेशन मेरे पास आ गया, दोनों को इक्वेशन सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करेगा, देखो यहाँ पे ये के एक्स का वैल्यू ना यहाँ से यहाँ पुट कर लो, एक एक्स एक कट जाएगा, ये वाला एक कट जाएगा, तो कितना बचा यहाँ पे, के एक्स बचा, के एक्स किसके बराबर होगा, एम जी के बराबर में होगा, ठीक है, के एक्स किसके बराबर में होगा, एम जी के बराबर में होगा। तो ये कितना हो जाएगा, के एक्स से पुट करो एम जी, तो ये कितना हो जाएगा, एम जी बाई 2 हो जाएगा, एम जी बाई जी से जी कट गया, मतलब एम कितना हो जाएगा हमारा, एम बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। बस इसमें यही चीज़ था, स्प्रिंग एनर्जी कॉन्सेप्ट था जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम कौन सा है, नेक्स्ट कौन सा बोला था, 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन आईआईटी क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन आईआईटी मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, सुन लो ध्यान से क्या बोल रहे हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आईआईटी मेंस का प्रॉब्लम है, ये वाला क्वेश्चन क्या बोला है, बोला 3 फोर्स काम कर रहा है, इनिशियली 3 फोर्स काम कर रहा है, और क्या है, तीनों का तीनों इक्विलिब्रियम में है, और बोला है कि R1 R2 किस पे है, परपेंडिकुलर है। तो मान लेते हैं ये वाला फोर्स अगर मानते हैं कि ये क्या होगा, R1 होगा, ये वाला फोर्स मान लेते हैं R2 होगा, ठीक है ना। और क्या बोल रहे हैं, और हाँ एक और फोर्स हमारे पास है, थर्ड फोर्स मान लेते हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है, क्योंकि बोला है ना कि तीनों का क्या है, बॉडी अगर एक पार्टिकल पे 3 फोर्स लग रहा है, और तीनों का तीनों ये 3 फोर्स लगा, तीनों फोर्स के कारण क्या है, बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो नेट फोर्स कितना है उस पर, 0 होगा, नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा। अब क्या बोला, हम ये मान लिए कि फोर्स इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। बात सुनो हम क्या बोल रहे हैं, अब समझ में आया क्वेश्चन। एक पार्टिकल पे 3 फोर्स लग रहा है, बोल कंडीशन दिया है कि R1 R2 क्या है, 90 डिग्री पे काम कर रहा है, मतलब परपेंडिकुलर काम कर रहा है। 3 फोर्स एक R3 मान लिए कि इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। अब क्या बोला कि इक्विलिब्रियम में है, तो अभी बॉडी रेस्ट में है, नेट फोर्स क्या है बॉडी पे, 0 है, ठीक है ना। जैसे ही ये वाला को हटाएंगे, बोला कि R3 को रिमूव कर दिए, ये वाला फोर्स को क्या कर दिए, रिमूव कर दिए, तो बॉडी पे नेट फोर्स कितना होगा, बॉडी पे नेट फोर्स इसका और इसका रिजल्टेंट होगा, है ना। तो अभी देखो, तो समझना ध्यान से क्या बोल रहे हैं, अभी इस बॉडी का ये वाला बॉडी मूव कब नहीं करेगा, जब इसका और इसका रिजल्टेंट जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। समझना क्या बोल रहे हैं, अगर ये वाला जस्ट इसके अपोजिट काम करना शुरू करता है, ठीक है, और कितना काम करेगा, ये काम करेगा R1 स्क्वायर प्लस क्या काम करेगा, R2 स्क्वायर, तो इधर वाला फोर्स और इधर वाला फोर्स क्या होगा, बराबर होगा, है ना। अगर इधर दोनों फोर्स बराबर होगा तो ये वाला बॉडी मूव नहीं करेगा। तो क्या बोल रहे हैं कि जब ये वाला फोर्स को हटा देंगे, तो बॉडी पे नेट फोर्स कितना होगा, ये वाला फोर्स होगा, बॉडी पे नेट फोर्स कितना होगा, ये वाला होगा। बट क्या है कि जो ये फोर्स है वो किसके बराबर में है, R3 के बराबर में तो है। अगर या तो बोलो ये वाला फोर्स बोलो, F नोट क्या बोलो, या तो F नोट कितना बोलो तुम, रूट अंडर क्या होगा मेरे पास, रूट अंडर क्या होगा, R1 स्क्वायर प्लस क्या होगा, R2 स्क्वायर, ये बोलो। और ये किसके बराबर में होगा, R3 के बराबर में, क्योंकि इस दोनों का जो रिजल्टेंट था इसके बराबर में था, तभी तो ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा था। इसका मतलब कि बॉडी पे नेट फोर्स कितना है, R3 है, नेट फोर्स कितना है हमारे पास, R3 है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, R3 बाई m, ठीक है। देखो हो गया, खत्म। चलो नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट प्रॉब्लम कौन सा तुम बोले थे, 14 नंबर पे डाउट है ना, 14 नंबर डाउट है। 14 नंबर का कॉन्सेप्ट, 14 क्वेश्चन और बता दे रहे हैं तुमको। देखो
14, 15, 16, 14, 15, 16, 3 प्रॉब्लम है ना तुम्हारे पास, 14, 15, 16। ये सब का कॉन्सेप्ट हम एक बार बता रहे हैं, ठीक है। तुम लोग इसको कॉन्सेप्ट सिखा दे रहे हैं, बाकी उसको अप्लाई करना खुद से। कॉन्सेप्ट सिखा दे रहे हैं, अप्लाई करना खुद से। देखो प्रॉब्लम बनाने से यही चीज़ फायदा होता है कि छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है ना। जो आपका असाइनमेंट है ना, बहुत बढ़िया ढंग से एक बेसिक लेवल का भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और एक एडवांस लेवल का भी क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसमें एक चीज़ करते हैं, फोर्स की बात डिस्कस कर लेते हैं, उसी से हमारा सारा काम हो जाएगा। उसमें प्रॉब्लम तुम बता देंगे तुमको हम। फोर्स हमने कैसे डिफाइन किया था तुमको याद होगा, तो हम बोले थे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंटम। हम बोले थे क्या, एम डी बी बाई डी टी, यही ना होगा। और ये हमारे पास क्या आया था, एम इंटू ए आया था, ठीक है। फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या लिखते हैं, एम इंटू डी बी बाई डी टी, ठीक है ना। F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी होगा ना जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, लीनियर मोमेंटम। तो P क्या होता है, एम भी होता है, मास कांस्टेंट होगा, बाहर ले लिए तो क्या हो गया, डी बी बाई डी टी हो गया। तो एक्सप्रेशन कितना, ए फोर्स कितना आ गया हमारे पास, एम इंटू ए आ गया। अब फोर्स अगर हमारे पास एम इंटू ए आ गया, इसको और देखो बढ़िया से क्या बोल रहे हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, एफ इंटू डी टी मल्टीप्लाई करो और इसको लिखो क्या, एम डी वी, ठीक है। क्या लिखेंगे इसको, एम डी वी। तो ये वाला को हम इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन में डालते हैं, फोर्स वर्सेस टाइम, ठीक है। और ये क्या होगा, मास कांस्टेंट होगा, डीवी का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। जो भी है v1 से लेके v2 तक करते हैं, मान लो क्या करते हैं, v1 से लेके v2 तक, तो कितना होगा हमारे पास, v2 माइनस v1, है ना। v2 माइनस v1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, m डेल्टा v, और ये क्या लिख सकते हैं, इसको डेल्टा p लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी कर सकते हैं डायरेक्टली, एक ही बात है। एफ इक्वल टू क्या लिखा तुम, डी पी बाई डी टी लिखा, तो एफ डी टी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, डी पी लिखेंगे, इंडिकेट करेंगे, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा पी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, डेल्टा पी। कैसे, ये P1 होगा और ये क्या होगा, P2 होगा। तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, सिखा चुके हैं। फिर से बेसिक देखो, फिर से बेसिक मैथमेटिक्स, फिर से हमारा बेसिक मैथमेटिक्स कि इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, P आएगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, P आएगा। और P का लिमिट कहाँ से पुट करेंगे, P1 से लेके P2 तक। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, P2 माइनस P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, डेल्टा P हो जाएगा। सही है ना। अब ये भी सिखा दिए तुमको हम, बढ़िया। तो देखो कॉन्सेप्ट सिखाने का, बेसिक मैथमेटिक्स का क्लास इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम उसको अगर बहुत बढ़िया ढंग से कर लिया ना, बहुत बढ़िया, तो कहीं से तुमको प्रॉब्लम आएगा ही नहीं तुमको फिजिक्स पढ़ने में। बार बार बोल रहे हैं हम इस चीज़ को, ठीक है। इसलिए उसका नोट्स बनाओ, एक लेक्चर और बचा हुआ है उसका, 4th लेक्चर ग्राफ का, वो अभी तुम्हारे पास आज जाएगा वो, ठीक है, उसको भी देख लेना। तो ये एफडीटी, इसको जैसे देखो, तो तुम काइनेमेटिक्स में थोड़ा सा सीखा होगा कि अगर मेरे पास ये v है और ये t है, ठीक है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ का एरिया क्या देता है, ये अगर तुमको लिखा हुआ है v dt लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ v dt लिखा हुआ है, इसका मतलब कि इसका एरिया क्या देगा, इसका एरिया क्या देगा, इसका एरिया क्या देगा हमको, डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर वी टी ग्राफ क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। सेम तरह से ये भी चीज़ है, एफ डी टी है, मतलब इसको हम बोल सकते हैं ना कि एरिया, ये क्या है, एरिया अंडर कर्व, कौन सा, एरिया अंडर एफ टी कर्व, एफ टी कर्व क्या देता है, क्या देता है, चेंज इन मोमेंटम देता है, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम देता है। मोमेंटम अभी बोल रहे हैं तो लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, समझ आ रहा है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं, ये जो है ना वैल्यू, इसको हम लोग बोलते हैं इम्पल्स। एक्चुअली ये तुमको इम्पल्स अभी नहीं पढ़ना है, इम्पल्स तुमको पढ़ना है, तुमको कॉलेजन में पढ़ना है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास कॉलेजन में पढ़ना है, बहुत 3-4 चैप्टर के बाद है वो, है ना। तो ये जो है हमारे पास है एफ डी टी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, इसको नोट डाउन करो। और देखो हम बताते हैं प्रॉब्लम तुम्हारा क्या है, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, बॉल वाला प्रॉब्लम है क्या, एन बॉल्स ऑफ, अच्छा ठीक है, देखो एन बॉल्स ऑफ
मास m इलास्टिकली का कह रहा है। देखो यहाँ पे तो मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, एक देखो इस तरह का चीज रहेगा हमारे पास, एक बॉल है, इस बॉल का मास m है और वेलोसिटी कितना है u है। तो एक वर्ड उसमें यूज किया है इलास्टिकली। इलास्टिकली मतलब क्या होता है कि जिस वेलोसिटी से ये जाएगा, इसमें टकराएगा, टकराने के बाद इसी वेलोसिटी से वापस लौटेगा। ठीक है, तो क्या करते हैं कि तुमको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, मोमेंटम निकालना है, एवरेज फोर्स निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, एवरेज फोर्स निकालना है। तो एवरेज फोर्स का मतलब क्या, एवरेज फोर्स का मतलब क्या, हम क्या करें, चेंज इन मोमेंटम निकाल लें। ठीक है, क्या निकाल लें हम लोग, चेंज इन मोमेंटम निकाल लेते हैं। तो चेंज इन मोमेंटम देखो, तो अभी ये इसका मोमेंटम कितना है, मास इंटू वेलोसिटी। अभी मोमेंटम कितना है इसका, मास इंटू वेलोसिटी, कोई डाउट नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि होता ही मोमेंटम कितना, मास इंटू वेलोसिटी होता है, m इंटू यू हो गया। अभी ये टकराएगा, इस पर टकराने के बाद क्या होगा, ये वापस होगा। और क्या बोल दिया तुमको, इलास्टिकली होगा, तो जिस वेलोसिटी से जाएगा उसी वेलोसिटी से क्या आएगा, ये वापस आएगा। वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी, तो मोमेंटम भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इस डायरेक्शन में प्लस लिए हैं, तो इसका अपोजिट कितना लेना पड़ेगा हमको, अपोजिट कितना लेना पड़ेगा हमको, माइनस, है ना, कितना लेना पड़ेगा यहाँ पे, माइनस mu लेना पड़ेगा। ठीक है ना। तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, चेंज इन मोमेंटम की बात करेंगे तो कितना होगा, P2 माइनस P1, है ना, P2 माइनस P1, तो कितना हो जाएगा ये, माइनस mu, अब माइनस क्या, माइनस mu, कितना होगा यहाँ पे, माइनस 2mu। ठीक है, तो ये वाला, ये बॉल क्या करेगा, बॉल का कितना होगा, चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, माइनस 2mu। वाल पे कितना होगा, जैसे इसका अपोजिट, क्योंकि ये क्या होगा, ये एक्शन कर रहा है, तो ये क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, तो इसलिए यहाँ पे माइनस आया कि ये मोमेंटम किसका है, बॉल का है। बॉल का मोमेंटम किस पे, वाल पे। वाल कितना एक्सर्ट करेगा बॉल पे, जैसे इसका अपोजिट करेगा तो कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, देखो तो फोर्स की बात करेंगे। ठीक है, एवरेज फोर्स की बात करेंगे तो मतलब क्या बोल रहे हैं तुमको, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम कितना है हमारे पास, डेल्टा पी, और डेल्टा पी कितना है हमारे पास, ठीक है ना, 2mu आया, मोमेंटम कितना आया हमारे पास, 2mu आया। अब सुनो, ऐसा ऐसा कितना बॉल है, एक बॉल का मोमेंटम, चेंज मोमेंटम कितना होगा, 2mu होगा। ऐसा ऐसा बॉल मान लो कि 2 होता, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते, n बॉल्स है तो कितना कितना हो जाएगा, n से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4n बॉल्स के लिए कितना हो जाएगा, n बॉल्स के लिए मोमेंटम कितना हो जाएगा, n बॉल्स के लिए कितना हो जाएगा, है ना, फोर्स कितना हो जाएगा हमारे पास, फोर्स कितना हो जाएगा, 2mu, है ना, इंटू क्या, n, तो ये क्या हो जाएगा, 2mun। ठीक है, यही तुम्हारा आंसर होगा। देखो देख लो, ये आंसर होगा तुम्हारे पास। अब बोल दे रहे हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम जो तुम इसका कॉन्सेप्ट बताए हैं, समझ लो। यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन में सेम चीज है। ठीक है, अब ये सिखाया है तुमको, तुमको क्या निकालना है, F0 निकालना है। 15 नंबर क्वेश्चन जो ग्राफ दिया है, देखो FT ग्राफ है ना, अभी सिखाया है तुमको, एरिया अंडर FT ग्राफ क्या देता है, चेंज इन मोमेंटम देता है। ठीक है ना, तो क्या करना है, उस सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है, यही वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। चेंज इन मोमेंटम अभी भी कितना होगा उसका, बॉल का, अभी बॉल का चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, 2mu होगा। बॉल का चेंज मोमेंटम कितना होगा, 2mu होगा। लेकिन जो ये जो चेंज इन मोमेंटम होगा किसके बराबर होगा, ये एरिया अंडर FT कर्व, और एक FT कर्व दिया है, उसका एरिया निकालो। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है ये, एक्चुअली ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, देखो यहाँ पे जो अभी बता रहे थे तुमको, यहाँ पे मतलब हमको निकालना था चेंज इन मोमेंटम, तो हमने क्या सीखा कि एफ डी टी जो होता है वो किसके बराबर में, ये सब कॉन्सेप्ट ना हम लोग आगे सीखेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में क्वेश्चन आ गया है, असाइनमेंट में डाला हुआ है तो वो बता दे रहे हैं, लेकिन ये सब क्वेश्चन हम लोग आगे सीखेंगे। चेंज इन मोमेंटम हमको निकालना है, सॉरी हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। क्या दिया, देखो ग्राफ दिया हुआ है एक, ये ग्राफ है एफ वर्सेस टी का ग्राफ है। ठीक है, और कुछ ऐसा ग्राफ बना हुआ है, ये आई थिंक कितना दिया हुआ है, F0 दिया हुआ है, और टाइम कितना है ये वाला, t तक दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, t तक। ये वाला जो टाइम है वो कितना है तुम्हारा, t है, कैपिटल T है।
ठीक है बस। तो ये एरिया अंडर क्या है, एफ टी ग्राफ क्या देगा हमारा, चेंज मोमेंटम देगा। चेंज मोमेंटम कितना होगा, अभी भी बॉल क्या कर रहा है, जाके रिबाउंड कर रहा है, रिबाउंड कर रहा है, तो चेंज मोमेंटम कितना होगा हमारे पास 2mu होगा, ठीक है ना। और ये किसके बराबर में होगा, ये किसके बराबर में होगा, एरिया अंडर, इसका एरिया निकालो, इसका एरिया निकालो। ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, ट्रायंगल का एरिया कितना होगा 1/2 है ना, बेस इंटू हाइट। बेस कितना है इसका, बेस कितना, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना t, और हाइट कितना f0, तो ये कितना हो जाएगा f0 इंटू क्या हो जाएगा t, और दिस मस्ट इक्वल टू कितना 2mu के बराबर में होगा। f0 निकाल लो, f0 निकाल लो कितना होगा, ये मल्टीप्लाई 2 4 और बाई में t, तो कितना हो जाएगा ये 4mu बाई क्या हो जाएगा t। लो आंसर हो गया तुम्हारा ये। अब ये सॉल्यूशन बनाना बड़ी बात नहीं है, वो तो हम एक एक क्वेश्चन का 2-2 3 लाइन बढ़ा दें। तुम्हारा कॉन्सेप्ट सीखना है, कॉन्सेप्ट ये सीखना है कि अब हमारे पास जब भी हमारे पास एफ टी कर्व होगा, जब भी हमारे पास एफ टी कर्व होगा, दिमाग में खट से क्लिक करना चाहिए, नोट में लिखना, नोट बना के, ठीक है, कि जब भी एफ टी कर्व हमको दिखेगा तो उसका एरिया क्या देगा, चेंज इन मोमेंटम देगा। इससे बहुत सारे प्रॉब्लम बना सकते हैं, अभी हम इसी उल्टा पुल्टा घुमा के बहुत सारे प्रॉब्लम बना सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट सीखना है कि एरिया अंडर क्या है, एफ टी कर्व क्या देता है, चेंज इन मोमेंटम देता है, ठीक है। जो चीज निकालना होगा हम निकाल लेंगे। देखो सेम जैसे समझ में आएगा, देखो 16 नंबर क्वेश्चन में, 16 नंबर क्वेश्चन में सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है, बस क्या किया है, एक ग्राफ दिया है और फिर से तुमसे पूछ रहा है, क्या चीज पूछा है उसमें, तुमसे शायद वेलोसिटी पूछा है कि वेलोसिटी कितना होगा। देखो तो अगर ग्राफ इसी का एफ टी कर्व ऐसा हो, एफ टी कर्व ऐसा हो, ऐसा हो एफ टी कर्व, ठीक है ना, तो ये प्लस वाला ये माइनस वाला, तुमको बोले ना इसका एरिया निकालो, तुमको बोले एफ टी कर्व का एरिया क्या देगा, चेंज इन मोमेंटम, तो देखो सेम कॉन्सेप्ट है ना, एफ टी कर्व का एरिया क्या देगा, चेंज इन मोमेंटम देगा ना। अब चेंज इन मोमेंटम अगर देगा तो इसका एरिया निकालो, ये एरिया निकालेगा ना, तो ये प्लस में जितना है उतना ही ये माइनस में है, जितना ये प्लस में है उतना ही माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा यहाँ पे, जीरो हो जाएगा, ठीक है। देखो सिंपल सा, क्या पूछा इसमें, हाँ बॉडी शुरू में कहाँ पे था, रेस्ट में था, शुरू बॉडी शुरू में कहाँ पर था, चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया, जीरो हो गया। मतलब क्या बोल सकते हैं ना कि शुरू का जो वेलोसिटी था मान लो u1 होगा, और बाद में भी क्या होगा, ये बोलो यहाँ पे, मतलब सीधा सा बात है कि इसका लिखे हम क्या, चेंज मोमेंटम क्या लिखे m इंटू, या सिंपल सी, अगर मोमेंटम जीरो हो गया तो वेलोसिटी क्या होगा यहाँ पे, कांस्टेंट। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी क्या हो गया कांस्टेंट, तो शुरू में कितना था जीरो, तो बाद में कितना होगा जीरो, है ना। 16 नंबर हो गया, 17 नंबर भी डाउट था, 17 नंबर भी डाउट था, चलो देखो 17 नंबर, 17 नंबर इसका प्रॉब्लम नहीं है, ये काइनेमेटिक्स का प्रॉब्लम है, ये 17 नंबर काइनेमेटिक्स का प्रॉब्लम है। क्या बोला है तुमको क्वेश्चन में, क्या बोला है क्वेश्चन में, क्या बोला है कि एक ग्राफ दिया हुआ है, कौन सा ये 17 नंबर, ठीक है, एक ग्राफ दिया है तुमको, ये सिखाते हैं, रुको देखो सिखाते हैं प्रॉब्लम बनाना कैसे बनाते हैं। मोशन इन 2 डायमेंशन का सीखा होगा वहां पे, तो क्वेश्चन बनेगा ये वाला। एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, ए मान लेते हैं, ये दिया लिखा ही हुआ है। एक मास है 2 kg का, बॉडी का मास कितना दिया हुआ है 2 kg दिया हुआ है, ठीक है ना। और वेलोसिटी कितना दिया है शुरू का 3 मीटर पर सेकेंड अलोंग ओ ई, ये ओ है, ये ई है, और ये है कौन सा दिया है ओ ई, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, इधर कुछ दिया नहीं है। तो इधर क्या बोल रहा है कि वेलोसिटी कितना है शुरू में 3 मीटर पर सेकेंड, पार्टिकल का मास कितना है 2 kg, इधर वेलोसिटी कितना है 3 मीटर पर सेकेंड, है ना। और एक फोर्स लग रहा है किधर, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ना। तो 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, देखो प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस पूछा जा रहा है कितना, 4 सेकंड के बाद डिस्टेंस कितना होगा। तो
देखो तो अगर एक पार्टिकल, इसको अलग अलग बनाओ दोनों पार्ट में, एक इधर का अलग बनाओ, इधर का अलग बनाओ, एक्स में अलग बनाओ, वाई में अलग बनाओ। एक बॉडी का मास है 2 kg, इस तरह डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी है इसका 3 मीटर पर सेकेंड। टाइम पूछा है, टाइम कब बोल रहा है ये 4 सेकेंड के बाद पूछ रहा है। तो बताओ तो ये वाला पार्टिकल एक्स में 4 सेकेंड बाद कितना मूव कर जाएगा, एक्स में 4 सेकेंड में कितना मूव कर जाएगा। तो एक्स इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसी पे बनेगा ये एक्स इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है 0, ठीक है, एक्स की बात कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन कितना होगा ये वाला 0। तो ये कितना होगा यू कितना दिया है 3 और टाइम कितना है 4, तो कितना होगा ये 12 मीटर। एक्स में कितना आया हमारे पास 12 मीटर आया, ठीक है। वाई में देखते हैं, वाई में फोर्स कितना लग रहा है 4, मास बॉडी का कितना है 2, तो एक्सेलरेशन कितना होगा। वाई डायरेक्शन की बात करें, वाई डायरेक्शन की बात करते हैं, ठीक है ना। तो वाई में फोर्स कितना है 4, मास कितना है 2, तो एक्सेलरेशन कितना होगा 4/2, कितना हो जाएगा ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये हो गया हमारे पास। तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है 0, मतलब फॉर्मूला क्या लगाएंगे यूटी वाला टर्म 0 हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास हाफ ए टी स्क्वायर। मतलब वाई में हम बोले वाई कितना बोलेंगे हाफ ए टी स्क्वायर, तो हाफ ए टी स्क्वायर। समझ में आया क्या बोल रहे हैं, यूटी 0 हो गया क्योंकि यू क्या है इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, तो ये वाला ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। हाफ कितना ए इंटू टी स्क्वायर, ए कितना है 2, ए कितना 2 और ये कितना है 4, तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, टी कितना है हमारे पास 4, तो ये कितना आएगा हमारे पास 16, ठीक है, कितना आएगा ये 16 मीटर। तो एक्स में कितना मूव किया, एक्स में कितना मूव किया 12, वाई में कितना मूव किया कितना मूव किया, वाई में कितना मूव किया 16। तो दोनों का डिस्टेंस तुमको निकालना है ना, निकाल लो, डिस्टेंस निकाला है। ये वाले में डिस्टेंस कितना 12 हुआ, ये वाले में कितना 16, सॉरी हाँ सही है ना, ये 16, ठीक है। तो ओरिजिन से डिस्टेंस पूछा जा रहा था, ये डिस्टेंस होगा ना। एक्स में कितना मूव किया 12, वाई में कितना मूव किया 16, तो ओरिजिन से कितना डिस्टेंस मूव किया, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, लिखो इसका कितना 12 का स्क्वायर प्लस कितना 16 का स्क्वायर। सॉल्व करो, सॉल्व करेगा कितना आएगा, कॉमन लेना यहाँ से, कॉमन लेके सॉल्व करो कितना आ जाएगा देख लो। आई थिंक लो हम कर दे रहे हैं, कर लेना तुम, कर लो, उसमें कुछ है नहीं, सॉल्व कर लो। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अठारह नंबर पे डाउट था। हाँ चलो 18 में देखो तो 18 नंबर में बोल रहा है एक रोप है और उसे मांस लटका हुआ है, एक आदमी क्या कर रहा है ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। देखो एफबीडी, बस एक लाइन का कॉन्सेप्ट इसमें हमको लग रहा है, क्या लिखा है, ही क्लाइंब द रोप विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5g/4 रिलेटिव टू द रोप। रिलेटिव द रोप का मतलब क्या हुआ, बस यही तुम बता दे रहे हैं, तो बना लो वो प्रॉब्लम, तुमको यहीं पे तुम फंसे होगे, ठीक है, तुम यहीं पे फंसा होगा, हमको पता है। रिलेटिव टू रोप का बोल दिया तुमको, ये तुमको समझ में नहीं आएगा कि एक्सेलरेशन कितना है। देख लो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक पुल्ली से एक मास लटका हुआ, कितना केजी का है ये मास दिया है, कितना दिया है, रेज मास ऑफ 100 kg मैन, अच्छा ठीक है, इसका मास कितना दिया है 100 kg दिया है, और इधर से एक आदमी ऐसे लटक रहा है, ठीक है, एक आदमी क्या कर रहा है, इसे लटक रहा है, ठीक है ना, ऐसे एक आदमी लटक रहा है और इसका मास कितना दिया है 60 kg, कितना दिया है 60 kg, ठीक है। अब बोल रहा है कि स्प्रिंग में सॉरी, और एक और बात दिया है, क्या दिया है 5g/4 रिलेटिव टू रोप, मतलब ये वाला रोप के रेस्पेक्ट में कितना रिलेक्सेशन जा रहा है 5g/4 से जा रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले ये इसके रेस्पेक्ट में स्ट्रिंग रेस्पेक्ट जा रहा है, इसका मान लेते हैं, इस मास का एक्सेलरेशन बोल रहे हैं क्या है, ऊपर में ए है सपोज, ठीक है। अगर ये रेस्ट में होता, ये मास नहीं चलता, ये क्या कर रहा है चढ़ रहा है, ये क्लाइंब कर रहा है, अगर ये नहीं चढ़ता तो इसका एक्सेलरेशन नीचे कितना होता है, ए होता है ना। समझ आ रहा क्या बोल रहे हैं, अगर ये वाला इसको एक मास मानो सिंपल सा लटका हुआ है, ऐसा करके लटका हुआ है,
अगर सिंपल सा ऐसे लटकेगा तो ये तो प्रॉब्लम सिंपल है हमारे पास कि ये ऊपर जाएगा ए से, तो ये कितना आएगा, ए से नीचे आएगा। लेकिन साथ में क्या किया कि अब देखो तो प्रॉब्लम बन जाएगा बहुत आसानी से कि अगर ये रेस्ट में था तो इसका एक्सेलरेशन कितना था, नीचे था, कितना, ए था। लेकिन ये ऊपर चल रहा है, कितना से चल रहा है, ये रिलेटिव टू रो कितना चल रहा है, ए से 5g/4 से चल रहा है, 5g/4 से ये ऊपर चल रहा है। अगर ये 5g/4 से ऊपर चल रहा है तो इसका हम तुमसे पूछे कि नेट एक्सेलरेशन कितना होगा तो क्या बोलोगे? ऊपर में कितना एक्सेलरेशन इसका 5g/4, नीचे में कितना a, तो नेट एक्सेलरेशन कितना होगा इसका 5g/4 माइनस a होगा। समझा रहा है? ये रिलेटिव टू किसके है, ये रिलेटिव टू किसके है, स्ट्रिंग के रेस्पेक्ट में है। ठीक है, तो इस बॉडी पे ऊपर एक्सेलरेशन कितना है हमारे पास 5g/4, नीचे कितना a, मतलब नेट एक्सेलरेशन कितना होगा इसका 5g/4 अब माइनस कितना होगा a। बस यही तुमको समझना था। अगर रेस्ट में होता तो नीचे a से आ रहा था, ठीक है, लेकिन ये क्या कर रहा है, साथ में चल रहा है, तो नीचे वाला जो एक्सेलरेशन होगा इसको अपोज कर रहा है। ठीक है, तो इसका नेट एक्सेलरेशन कितना होगा, जैसे मान लो कि ये जाता नीचे होता 2 से और ये चढ़ रहा था 10 से, है ना, किसके रेस्पेक्ट में, रस्सी के रेस्पेक्ट में, तो नेट एक्सेलरेशन कितना हुआ यहाँ पे 8 हुआ। वही काम कर रहे हैं कि ये इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना है इसके रेस्पेक्ट में, स्ट्रिंग के रेस्पेक्ट में 5g/4, लेकिन ये नीचे भी तो जा रहा था कितना से, ए से, मतलब नेट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा यहाँ पे 5g/4 माइनस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब इसका एबीडी बना लो, ये इसका टेंशन यहाँ लगेगा, यहाँ पे टी लगेगा और यहाँ भी क्या लगेगा, यहाँ पे टी लगेगा। ठीक है ना, इसका लिखते हैं, लिख लो इसका, क्या लिखोगे, नीचे कितना होगा 100 है तो जी के टाइम में लिखना है तो कितना लिखोगे 1000 न्यूटन होगा, ये वाला होगा हमारे पास 1000 न्यूटन। तो क्या लिखेंगे, ये वाला मास कहाँ जा रहा है ऊपर, कितना लिखेंगे T माइनस 1000 इज इक्वल टू क्या 100 इंटू क्या ए होगा, कोई डाउट नहीं। इसका लिखो, इसका लिखो, ऊपर में कितना माने इसका, हम ऊपर में कितना माने हैं T, ठीक है, और ये भी कितना, ये एक्सटेंशन कहाँ है इसका, ऊपर में कितना है, ये नेट एक्सटेंशन इसका कितना है 5g/4 माइनस ए, तो नीचे कितना होगा इसका 60 मतलब 600, नीचे में कितना 600, ऊपर में कितना टेंशन, और ये वाला ब्लॉक अगर हम देखें कितना से जा रहा है ऊपर में 5g/4 माइनस कितना ए से जा रहा है। ठीक है, अगर ये नहीं चढ़ता तो इसका कितना होता, नीचे होता, कितना से ए से जो पहले करा था, लेकिन अभी कहाँ जा रहा है ये ऊपर, तो इक्वेशन लिखो इसके लिए भी, क्या लिखोगे T माइनस कितना 600 इक्वल क्या लिखोगे 60 इंटू 5g/4 माइनस क्या ए। तुमको टेंशन निकालना है ना, टेंशन निकालना है ना, सॉल्व कर लो इसको, सब कुछ तो नोन ही है तुमको, यहाँ जी है ना, जी का वैल्यू पुट करो, कितना हो जाएगा जी, ये कितना हो जाएगा 60 और ये कितना होगा जी का वैल्यू कितना 10, तो 10 ये 50 बटा ए दिया है क्या, ए दिया है क्या, नहीं भी दिया होगा तो हो जाएगा, देख लेते हैं। हाँ तो दो इक्वेशन तो अननोन है ना, सॉल्व कर लो, दो इक्वेशन तो अननोन है, एक टी नहीं पता है और ए नहीं पता है, जैसे करते थे ना वैसे कर लो, फिर से जो मल्टीप्लाई या माइनस कर लो, जैसे कर लो, पहले माइनस कर लो, दोनों का माइनस करेगा टेंशन कट जाएगा, टेंशन कट जाएगा तो ए निकल जाएगा, ए का वैल्यू इसमें पुट कर देना तो टी निकल जाएगा। समझ में आया क्या बोले, दो इक्वेशन माइनस करेंगे ये प्लस प्लस तो टी कट जाएगा, टी कटने के बाद हमारे पास क्या होगा ए निकल जाएगा, ए निकल जाएगा तो ए का वैल्यू इसमें पुट कर लेंगे तो हमारा टेंशन निकल जाएगा, खत्म। नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा है 19 नंबर, 19 नंबर, ठीक है, ये भी डाउट था क्या, 19 नंबर डाउट था क्या, कुछ नहीं, तुम एबीडी नहीं बना पाया होगा, ठीक है। चलो इसको कर लो, नेक्स्ट एक और बना देंगे लेक्चर है तुम्हारा हम डाउट का, और डाउट भेज दो, ठीक है, मैक्सिमम तक भेज दो और 60 तक भेज दो, 60 भेज दो, एक और लेक्चर बना देते हैं, उसमें हो जाएगा टोटल का टोटल क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। 19 नंबर शायद कोई पोस्ट नहीं किया है, 19 नंबर पोस्ट नहीं किया है,
बहुत सारा क्वेश्चन क्लास में किया हुआ है, ठीक है ना? ठीक है, चलो इतना करो, जितना कॉन्सेप्ट बताए हैं, बाकी कल करते हैं।